हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम सेकंड यूनिट को डिस्कस कर रहे थे। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि एटम कैसा है। तो सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उसमें कमियां थी, रिजेक्ट हो गया। उसके बाद रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बेस पर उसने अपना मॉडल दिया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी हमने। फिर हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कि डायरेक्ट रेज को प्रिज्म में से गुजारें और जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो स्क्रीन पर वो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। ये दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रा। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया था आपको, जब व्हाइट लाइट को किसी सोर्स पहले पास करें सॉल्यूशन में से, फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में से एनालाइज करें, मींस प्रिज्म में से गुजारें और स्क्रीन पे देखें, तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो बोलता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो सॉल्यूशन कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्व कर लेता है, अपने पास रख लेता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रा और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक बार हम दोनों में देख लेते हैं। डिफरेंसेस अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, रेडिएशंस आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। लेकिन अब्जॉर्प्शन में radiations are firstly passed through a substance then analyzed in the spectroscope। मतलब पहले रेडिएशन को सब्सटेंस में से पास करेंगे किसी में से, फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में देखते हैं। इसमें ब्राइट कलर्ड लाइन होती हैं, ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क लाइन। कलर लाइन मिलेंगी, कहीं कहीं डार्क लाइंस के द्वारा अलग होती हैं, वो बीच बीच में डार्क स्पेसेस। डार्क स्पेस होता है, सॉरी। इट कंटेन्स डार्क लाइंस। मतलब जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना, उसमें डार्क लाइन है, उसमें स्पेस होता है डार्क, इसमें लाइन आती है डार्क लाइन। वो डार्क लाइन किसकी होती है, जो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लिए पहले सॉल्यूशन ने, उसकी। इट कैन बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस।
ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। क्योंकि इसमें डार्क लाइन आएंगी। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन ली गई और उससे लाइट इमिट हुई, उस लाइट को जब पास किया गया स्पेक्ट्रोस्कोप में से, तो वहां जो स्पेक्ट्रम मिला वो स्पेक्ट्रम कहलाया इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें डिफरेंट प्रकार की लाइंस देखी गई। तो जिस भी साइंटिस्ट ने उसको देखा था उसी के नाम पे इन लाइंस को रख दिया गया। वो कौन सी लाइन देखी, कैसा स्पेक्ट्रम देखा गया, एक बार ये देखो, इस प्रकार की लाइन देखी। लाइमन ने देखी ऐसी लाइंस, बालमन ने ऐसी लाइन देखी, पास्चन ने इस प्रकार, ब्रैकेट ने इस प्रकार, पीफन ने इस प्रकार। लाइमन ने जो देखी वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती हैं, वाइट लाइट की। बालमन ने विजिबल रीजन की, पास्चन ने भी, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन ने इंफ्रारेड रीजन। जो 3 प्रकार की रेज होती हैं वाइट लाइट, अलग अलग वेवलेंथ को इन्होंने देखा था। जैसे लाइमन ने 121.6 से लेके 91.1, मतलब 91.1 से लेके 121.6 तक की वेवलेंथ को देखा। बालमर ने 383.5 नैनोमीटर से लेके 656.3, मतलब ये बीच में जो देखी वो देख लेना, बुक में लिख रखा है। इसी प्रकार पास्चन ने देखी, इसी प्रकार ब्रैकेट ने देखी और इसी प्रकार पीफन ने देखी। इस प्रकार ये लाइंस देखी गई बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो इन्हीं के नाम पे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की लाइंस को रख दिया गया डिस्कवर के नाम पे। तो रेबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया, थ्योरेटिकल इक्वेशन दी, वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस। ये जो लाइंस इन्होंने देखी, इन लाइंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए रेबर्ग ने एक थ्योरेटिकल इक्वेशन दी जिसको रेबर्ग फॉर्मूला कहा जाता है। रेबर्ग फॉर्मूला उसने क्या बताया, न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब आर क्या है, आर एक कांस्टेंट जिसको रेबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसकी वैल्यू इतने पर सेंटीमीटर या फिर 1.09 097 into 10⁷ पर मीटर। ये रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। n1 और n2 होल नंबर हैं, होल नंबर। इनकी वैल्यू अलग अलग है। जैसे लाइमन सीरीज के लिए n1 1 से स्टार्ट होगा, फिर आगे n2 2 भी हो सकता है, 3 भी, ऐसे कंटिन्यूअस। बालमर के लिए n1 जो है ना 2 से स्टार्ट होगा, आगे 3 4 5 जो भी है। ऐसे ही पास्चन के लिए n1 3 से स्टार्ट होगा, फिर 4 5 6। ऐसे ही ब्रैकेट के लिए
N1 4, फिर 5 6 7। पी फंड के लिए N1 जो है ना 5 6 7 ऐसे शो। इस प्रकार ये रेवर है। आयरन लाइक पार्टिकल्स में जेड लग जाएगा, बस जेड एटॉम का स्क्वायर और गुणा में हो जाएगा, जेड एटॉमिक नंबर है। जैसे हम देखें कहते भाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। कोई फोटोन है उसकी वेवलेंथ याद करनी है और फ्रीक्वेंसी याद करनी है। कब? जब वो N5 से N2 में आता है, मतलब 5वें लेवल से दूसरे में आता है। तो रेबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है? हमें पता है न्यू बार इज इक्वल टू R1/N1 स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। यस। अब यहां N5 से N2 में आ रहा, तो N5 इसका N2 वाली वैल्यू 5 है और N1 क्या है? 2 है। यहां N1 क्या है? 2 है और N2 क्या है? 5 है। रख दो वैल्यू। न्यू बार इज इक्वल टू आर की वैल्यू 677 मीटर वाले रखो तो मीटर में आ जाएगी वैल्यू, गुणा एक N1 क्या है हमारा? 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। न्यू बार 109 1/N1 क्या है? 2 है, N2 क्या है? 5 है, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 677 गुणा में -25। इसको कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 23032.2 पर सेंटीमीटर। अब न्यू बार है, देखो न्यू बार क्या होता है? 1/वेवलेंथ होती है। 1/वेवलेंथ वेव नंबर है ये न्यू बार, वेव नंबर। और वेव नंबर क्या होता है? 1/वेवलेंथ। वेवलेंथ का इनवर्स होता है ये। तो वेवलेंथ निकालें तो 1/न्यू बार हो जाएगी। न्यू बार की वैल्यू आ गई, तो वेवलेंथ क्या आ गई? 1/2302.2 पर सेंटीमीटर। ये ऊपर ले गए, इसको सोल्व किया, सेंटीमीटर के मीटर में, मीटर के नैनोमीटर बना दिए, तो वे आती है 434 नैनोमीटर। अब यहां से दूसरा निकालना है फ्रीक्वेंसी न्यू। न्यू क्या होती है हमें पता है? c/λ, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ। स्पीड ऑफ लाइट है 3.10 मीटर पर सेकंड बाई 434 नैनोमीटर थे, इसके मीटर बना दिए 434 गुणा में 10⁻⁹ मीटर। तो मीटर से मीटर पर सेकंड बच जाएगा, और ये कैलकुलेट करेंगे इसको तो 6.91 × 10⁻15 पर सेकंड। तो ये इस प्रकार है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ये जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है ये विजिबल रीजन की होती है, तो ये फोटोन विजिबल रीजन का है। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें भी कुछ कमियां थी। कैसे कमियां थी? देखो,
रदरफोर्ड ने ये कहा कि भाई न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये मॉडल सोलर सिस्टम की तरह था। तो पहली बात तो सोलर सिस्टम तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन की तरह माइक्रोस्कोपिक नहीं है। तो वहां तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है जो कि इसको बराबर दूरी बनाए रखती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल हैं। सोलर सिस्टम में सन और प्लैनेट चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, is revolve in a field of like that of nucleus, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल न्यूक्लियस जैसे फील्ड में घूमेगा, ये मान लें न्यूक्लियस जैसे फील्ड में घूमेगा, तो ये कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा। देखो एनर्जी लूज, यहां घूम रहा है, एनर्जी कम होगी तो और थोड़ा कम चक्कर कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, धीरे 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 इसका राउंड कम होता जाएगा और अल्टीमेटली आके न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। भाई एनर्जी होगी तो बाहर दूर जितनी दूरी पर पहले चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी तो छोटा राउंड होता जाएगा, वो न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा, और न्यूक्लियस के नजदीक आता जाएगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। इट लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन बिकॉज व्हेन ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इट अंडरगोज एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। देखो ये मान इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे, तो ये इसकी सीधी दिशा तो ये है, लेकिन ये ऐसे है कि यहां तो डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, फिर यहां से ये डायरेक्शन ये है लेकिन यहां से फिर इस डायरेक्शन में हो गया तो वेलोसिटी में चेंज आया। हर बार वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन आ रहा है, चेंज, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा तो फिर ये एनर्जी लूज करेगा। अब द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो ऑर्बिट छोटा होता जाएगा, वो मतलब पास आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा। अब अल्टीमेटली इतना नजदीक आ जाएगा न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो गया तो एटम कोलैप्स हो गया, नष्ट हो गया। अब एटम कोलैप्स होता नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एटम, या तो ये मॉडल गलत है या एटम स्टेबल नहीं है। एटम तो स्टेबल होता है, तो मॉडल गलत था। मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सका। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनकी एनर्जी क्या है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सके। इन कमियों को दूर करने के लिए एक नया मॉडल आया, बोहर मॉडल। बोहर ने 1913 में एक मॉडल दिया अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर बोहर मॉडल आया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही करेंगे, यहां तक पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।